हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज हमारे इस चैनल में है हमारे साथ रिदम। रिदम में आप सबको बता दूं, इन्होंने अभी जो रिसेंटली सीए इंटर में 2022 अटेम्प्ट हुआ है उसमें ऑल इंडिया 36 रैंक स्कोर करी है। तो आज इस इंटरव्यू के अंदर हम रिदम से उनकी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे। आज से 2 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, जहां पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस इनवाइट करे थे। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा और प्लस वो सारी चीजें जो मैं पूछना चाहता हूँ रिदम से वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिदम, वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, sir. Happy to be here. रिदम, सबसे पहले तो ये बताओ, अब तो 2-3 रिजल्ट आए, 2-3 दिन हो चुके हैं, तो कितनी फोन कॉल अटेंड कर चुके हो? वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है अभी तक? Sir, the very first day, तो I could not talk to my friends over here. अच्छा। पूरा दिन रात तक इतने extreme calls and I didn't even pick 50% of them because I could not. But अभी तक till this day आधे से ज्यादा लोगों को कॉल बैक करना पड़ा है और वो मुझे बोलते हैं कि तू अलग ही कॉल ही करना छोड़ दिया है, 2 दिन हो गए हैं। चलो बढ़िया है, आप सबको कर लेना, नहीं तो लोग बड़ा ना ताने मारते हैं कि अरे रैंक आ गई, अब तो ये हमारा फोन नहीं उठाएगी, ये वो। कॉल कर सबको जरूर लेना। चलो तो ओके सर। अपना इंटरव्यू ना थोड़ा कैजुअल सा रखेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस श्योर तो सर। स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, वो तो मैं इनकॉर्पोरेट कर ही लूंगा। मगर कुछ चीजें मैं भी साथ साथ जानना चाहता हूँ, मतलब क्यूरियस होता हूँ मैं भी, क्योंकि ज्ञान तो हम भी बहुत सारा देते हैं यूट्यूब पे। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे ज्ञान का कुछ असर हुआ है या हमारे ज्ञान के अगेंस्ट जाकर भी कुछ लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो बड़े फ्रेंकली आपने जवाब देना है। हाँ सबसे जी पहली सर। बात, पहले तो मुझे ये बताओ, आपने मई 2022 अटेम्प्ट दिया है इंटर का, तो फाउंडेशन कब करी थी? मतलब इससे इमीडिएटली पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, या फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट स्किप किया था आपने? एक अटेम्प्ट के पे सर, मैंने November 20 वाला फाउंडेशन दिया था एंड देन अच्छा, मेरा नवंबर एलिजिबल। 20 वाला दिया था। ओके। और हाँ जी। दिसंबर 21 आपका वैसे आइडियली बनता था, बट आपने मई 22 यस दिया सर। था। कोई स्पेसिफिक कारण उसका? सर वही, जैसे अब सब बोलते हैं कंसिस्टेंसीज की, वो पता लगता है क्योंकि तब रह नहीं पाई थी शुरू में। तो अच्छा। थोड़ा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था दोनों ग्रुप्स का इनफ, टू बी वेरी ओके। ऑनेस्ट। दोनों ग्रुप्स क्या, शायद उस नवंबर में मेरा एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन नहीं था अगर मैं देने बैठती और तो इसी से दैट्स रिलेटेड व्हाई। क्वेश्चन है कि आपका बीकॉम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बीकॉम साथ साथ चल रहा होता है, बीकॉम आपने रेगुलर किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, और इंटर के साथ साथ जब आप कर रहे थे तो आपका बीकॉम की प्रिपरेशन साइड बाय साइड चल रही थी या नहीं चल रही थी? सर मेरा थोड़ा डिफरेंट केस है। बेसिकली आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ओके। तो मैंने सी फाउंडेशन जब दिया था तब मेरा कॉलेज का ऑलरेडी लास्ट ईयर चल रहा था। आई अच्छा। स्टार्टेड सीए बिट लेट। ओके ओके तो ओके दैट्स व्हाई इंटर की पढ़ाई के टाइम तो मेरा इतना बीच में साथ में क्लैश नहीं हुआ था बीकॉम का। ओके ओके तो मेरा थोड़ा काइंड ऑफ फुल डेडिकेशन इधर ही था। शुरू के ओके मंथ्स में थोड़ा था एंड देन तब वही मुझे वो प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट स्किप करना पड़ गया था। ओके। और आपका रेगुलर कॉलेज कहाँ से है? सर जीसस एंड मेरी कॉलेज, चाणक्यपुरी DU। ओके। दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यस सर, ओके, दिल्ली ठीक है यूनिवर्सिटी। ठीक है ठीक है। अच्छा, पहले दूसरी चीज, एक बच्चे ने पूछा, पहले उनसे ये पूछो फाउंडेशन में उनके कितने मार्क्स थे, तो व्हाट वाज योर स्कोर इन फाउंडेशन? सर आई स्कोर 297 फाउंडेशन में। 297। चलो हाँ बढ़िया है। जी। मतलब फाउंडेशन में रैंक तो नहीं आती, बट अगर आती होती तो शायद आप वहां पर भी मेरिट लिस्ट में हो जाते। और अब मुझे ये बताओ कि आपकी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब सबसे पहले तो क्या स्टार्टिंग से जब आपने फाउंडेशन क्लियर करी थी और आप इंटर में आए थे, स्टार्टिंग से क्लियर था 2 ग्रुप देने हैं, या धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़े तो 2 ग्रुप का प्लान बनता गया? व्हाट वाज योर मंथ वाइज स्ट्रैटेजी? सर जहाँ तक बात है कि दोनों ग्रुप्स का, आई रिमेम्बर मैंने आपकी ही ऐसे शुरू से थोड़ी गाइडेंस वीडियोस और ये सब देखती आ रही थी। तो अच्छा। आपकी वीडियोस होती थी कि सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप्स का क्या तो रहता मतलब है आप एंड। मुझे फाउंडेशन से देख रहे थे? सर फाउंडेशन, यस एक्चुअली, मतलब शुरू में मैंने आपकी वो सब वीडियोस देखी थी। आई डिडंट नो कि आपकी क्लासेस हैं, फॉर्म्स कैसे भरते हैं और वो अच्छा। सब वीडियोस आई स्टार्टेड आपको देखना वहां से। ओके देन आई ओके रियलाइज कि आपकी क्लासेस भी हैं, देन इंटर में दैट इज व्हाई ओके मैंने मतलब लिया। ओके। तो सर दोनों ग्रुप्स काइंड ऑफ वहीं से शुरू से क्लियर था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे घर पे कभी किसी को बोला नहीं था कि दोनों ग्रुप्स, मेरा रीजन यही था लेने का कि चाहे मेरा रैंक आए ना आ पाए बट एक वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अगर दोनों ग्रुप्स नहीं दिए तो। हम्म तो घर पे तो बोलने को ऐसी था कि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, एक एक करके हम्म नहीं देना पड़ेगा। इवन दो हम्म इवेंचुअली एक अटेम्प्ट स्किप हो हम्म गया तो कोई टाइम सेव हम्म हुआ नहीं। हम्म। बट मन में ये था कि वो बस एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहती हूँ रैंक की, चाहे आना बहुत मुश्किल है या ना भी आए। तो मतलब तो 2 ग्रुप देने का वन ऑफ द मेन कारण था कि रैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं हम। यस सर, डेफिनेटली वो तो था अच्छा। शुरू से ही। और जहां तक बात है मंथ वाइज स्ट्रैटेजी की, तो हम्म ऑनेस्टली स्ट्रैटेजी शुरू में मेरी एज सच वही प्रॉब्लम कर गई थी। दैट इज व्हाई द रीजन मुझे एक अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा। तो शुरू हम्म में मेरी स्ट्रैटेजी वाज नॉट गुड बट देन इवेंचुअली एकदम सीरियस पढ़ाई आई वुड से जो मेरी स्ट्रैटेजी वाइज स्टार्ट हुई थी वाज फ्रॉम सितंबर।
सितंबर सितंबर, बिगिनिंग, मतलब ओके। उससे पहले तक ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं था, बट बेसिकली हम्म। मेरा फर्स्ट ग्रुप भी कंप्लीटेड नहीं था। अच्छा। सितंबर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा फर्स्ट ग्रुप आई वुड से अराउंड हाफ पड़ा था। तो ओके। तब मेरा शुरू में तो यही था कि मुझे जितना हो सके जल्दी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करनी है, बिकॉज देन उनको रिवाइज करके छोड़ना है, फिर सेकंड ग्रुप स्टार्ट होगा। देन दोनों के रिवीजन के लिए यू नीड सो मच टाइम टू। तो तो मेरा वहां पे आके थोड़ा टाइम कंस्ट्रक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया था, टाइम कंस्ट्रेंट। ओके, तो स्टार्टिंग जब आपने करी तो मतलब ग्रुप हाँ वन जी। के सब्जेक्ट पहले, ग्रुप टू के सब्जेक्ट बाद में, वो तो आप मुझे आपके आंसर से पता लग गया। तो ग्रुप वन के जब सब्जेक्ट शुरू करे थे तो ऐसा शुरू किया कि पहले एक एक दो दो सब्जेक्ट करते गए, या चारों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली साथ में शुरू करे थे? सर मैंने चारों हमेशा साथ में ही करे हैं, ग्रुप वन में भी ग्रुप टू में भी। दिन में भी व्हेन आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स, मैं एक दिन में चारों का एक एक ही देखती थी। अच्छा, चारों का एक, अच्छा। अच्छा, मुझे एक बार पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दो, ताकि सबको, एक बच्चों को आइडिया लग जाए कि मार्क्स यस कहाँ सर। कहाँ कितने कितने आए मुझे हैं, भी ना बताइए। एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, आई हैव टू सी। अच्छा, ओके, कोई नहीं। जस्ट हाँ जी वैसे मैं सर, सबको सो बता दूं बेसिक। इन द मीन वाइल की रिदम ने हमसे टैक्स की और लॉ की क्लासेस ली हैं। टैक्स उन्होंने मुझसे लिए, संचित ग्रोवर, और लॉ की साहिल सर से, साहिल ग्रोवर सर से ली है। तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दो ताकि आइडिया लग जाए सारे बच्चों को। तो बेसिकली ग्रुप वन में अकाउंटिंग में आई स्कोर्ड 60, 60? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 71। 71, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू हाँ सर। जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 88, अरे वाह। टैक्सेशन 68, टैक्सेशन एंड द टोटल 68। केम आउट टू बी 287। ओके। एंड एंड देन सेकंड ग्रुप ग्रुप? टू में हाँ जी, ग्रुप टू में एडवांस्ड अकाउंटिंग में 74, 74। ऑडिट, हाँ जी, ऑडिट में 63, ओके, ESSM 69, बढ़िया। और एंड देन FME को 66। 66, मतलब बाय एंड लार्ज मैं ये देख रहा था, सारे के सारे पेपर में आपकी एग्जामिशन। तो मैं ये नहीं कह सकता एग्जेम्पशन। कोई एक पेपर बहुत अच्छा है जिसने पुश किया, क्योंकि कई बार मैं ना देखता हूँ कुछ बच्चों का एक आधे पेपर के अंदर 90 अबव होता है, दूसरे पेपर में 50s में होते हैं। तो दिस मींस कि आपने सारे पेपर को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, चलिए अब यस मैं सर, ये टैक्स तो और लॉ से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे तो आऊंगा। पहले मैं यस ये सर। पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आप मान लो आपने सब्जेक्ट शुरू करे, ग्रुप वन किया, फिर उसका ग्रुप टू किया, तो सिर्फ आप क्लासेस साथ साथ देख रहे होते थे? क्योंकि बहुत बारे बच्चे ना ऐसे हो करते हैं, वो क्लासेस देखने को पढ़ना कहते हैं। तो सिर्फ आपने क्लासेस देखी थी, या उसके साथ साथ आपने एक रीडिंग बोल लो या एक रिवीजन भी साथ साथ करी थी अपनी? नहीं सर, आई थिंक बिना वो रीडिंग के तो काइंड ऑफ वो क्लासेस देखना भी, आई वुड नॉट से मतलब वेस्ट नहीं, बट उतना इफेक्ट इम्पैक्टफुल नहीं रहता है, बिकॉज हम्म। एक साथ में फर्स्ट रीडिंग इज वेरी नेसेसरी टू एक्चुअली उसको अपने ब्रेन में अच्छे से जाने देना, या टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट फुली। हम्म। स्पेशली टैक्स या लॉ का ही ले लो, जिसमें ऑलरेडी वही प्रोविजंस रिटेन करना और ये हम्म। सब इतना मुश्किल हम्म। होता है। हम्म। तो एक बार तुमने सिर्फ क्लास देख के छोड़ दिया, आई वुड डेफिनेटली से कि एक रीडिंग तो उसको देना बनता ही बनता है, ठीक है, तो ये दोनों ही टाइम उसमें। मैनेज करना बहुत बच्चों की दिक्कत आती है कि एक दिन में बच्चे चार क्लासेस, तीन क्लासेस देख रहे हैं, और उनका ये बहुत बड़ा एक कंप्लेन रहता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर सुबह से लेकर शाम तक हम क्लासेस देख रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा उसको रिवाइज करने का, बुक खोलने का टाइम नहीं मिल रहा। तो वो कैसे मैनेज किया आपने कि हाउ डिड यू मेक श्योर कि मैं क्लासेस देखने के बाद, जैसे आपने बोला टैक्स या लॉ के अंदर प्रोविजन बार बार पढ़ भी रहे हो, वो टाइम कैसे मैनेज किया? सर वही, एक तो बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्लास लेक्चर रह जाता है 1 ढाई से 3 घंटे का, एंड हम्म। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अराउंड 1.5 से 2 घंटे का मान लो। तो एक तो वही कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में पहले लेक्चर थोड़ी कम देर का हो जाता है। ठीक दूसरी है। बात, मैंने आई एम प्रिटी श्योर हर बच्चा कोई भी नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखता है, मतलब मैंने हम्म। 1.5 से कम पे कोई लेक्चर नहीं देखा है मेरे को आज तक। पहली बार आप वन वन एक्सप्रेस सुन रहे होगे शायद। एक्चुअली सर मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो। तो ओके। वही थोड़ा टीचर पे डिपेंड करता है, जैसे मेरे अकाउंट्स के टीचर, उनका लेक्चर मैं 2 पे देखती थी, क्योंकि वो थोड़ा इन अच्छा। जनरल धीरे बोलते हैं। पर ओके। साहिल सर का मैं 1.5 से ऊपर नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि अच्छा, सर ऑलरेडी थोड़ा तेज बोलते बोलते हैं, तो बहुत वो तेज हैं। जैसे, हाँ, तो वो टाइम आई थिंक उसमें थोड़ा अकोमोडेट हो जाता है। मेरा अकाउंट्स का लेक्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाता था बिकॉज ऑफ द हम्म। स्पीड वाला थिंग। तो आई थिंक फिर वो पूरे लेक्चर्स करने में इतना नहीं है कि तुम्हें रात हो जा रही है। ओके, 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 कूल। अच्छा, एक चीज है, आपने क्लासेस ये जो थी, मान लो ग्रुप वन करी, फिर ग्रुप टू की क्लासेस करी, आठों सब्जेक्ट की मान लो आपने क्लासेस करी, हाँ जी। तो उसके अंदर आपने ग्रुप वन की क्लासेस करके पहले उसे रिवाइज किया, फिर ग्रुप टू पे शिफ्ट करे, या ग्रुप वन और ग्रुप टू की क्लासेस करने के बाद आपने रिवीजन स्टार्ट करी? नहीं सर, मैंने ग्रुप वन जब पूरा कंप्लीट हो गया था स्टडीज, आई डिड रिवाइज इट एक बार अच्छे से पूरा चारों सब्जेक्ट्स को, बिकॉज देन वही मुझे था कि अच्छा।
अब सेकंड ग्रुप स्टार्ट करके इतनी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि जैसे वैसे एकदम फीफो नहीं होता, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब नहीं करना है, क्योंकि उसको रिटेन करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके बाद सीधा दोनों ग्रुप्स एक ही बार में रिवाइज करने बैठोगे तो दैट वाज वेरी डॉन्टिंग टू मी कि वो तो एक ही दम से नहीं हो पाएगा। तो इनफैक्ट मैंने जब जीएसटी और इनकम टैक्स पे किया था, तो जब मेरा पहले मैंने जीएसटी लिया था, तो जब मेरा जीएसटी खत्म हो गया मैंने वो भी पूरा रिवाइज करके खत्म करके फिर इनकम टैक्स स्टार्ट किया था। अच्छा, एंड देन बढ़िया। जब पूरा टैक्स खत्म हुआ फिर दोनों काइंड ऑफ दोबारा करे। चलो बढ़िया। और ये आपकी क्लासेस दोनों ग्रुप की कब तक खत्म हो गई थी, मतलब May 22 अटेम्प्ट अगर आप टारगेट कर रहे थे, व्हाट वाज द टाइम जब आपने आखिरी क्लासेस खत्म कर दी थी? सर मेरा थोड़ा लेट हो गया था सिलेबस, अच्छा। अगेन वही जैसे आई वाज टेलिंग कि मेरा शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम, मेरा हम्म। बेसिकली आई थिंक 1.5 महीने पहले खत्म हुआ है दोनों मिड ग्रुप्स का पूरा। 1.5 महीना। मिड अप्रैल के अंदर? ओके। हाँ जी, समवेयर अराउंड दैट, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से 1.5 महीना पहले मेरा दोनों ओके। ग्रुप्स का तो सिलेबस एक खत्म बात हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, मिड अप्रैल मतलब अप्रैल अप्रोक्सीमेटली वही समय होता है जब आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है और जब आपको फाइनली डिसाइड करना होता है कि आपको एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप? बहुत बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि एंड वक्त पे आकर ना मन में लग रहा होता है कि यार दो की जगह एक ग्रुप दे देते हैं या अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। तो ये फीलिंग आई थी या नहीं आई थी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ये नहीं आई, मेरे को ये हम्म, प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जैसे आपकी रिवीजन वाले वीडियोस के लिए भी देखा था कि इसे हम्म, फर्स्ट रिवीजन आपकी तब तक हो जानी चाहिए और ये तब तक, तो तब हम्म, तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था जब तक आपके लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारी शायद फर्स्ट वो रिवीजन हो हम्म, जानी थी। तो मुझे डर हम्म, लगता था, मुझे जेन्युइन लगता था, नॉट जस्ट आपकी, इन जनरल मुझे भी डीप डाउन पता था कि लेट चल रहा है। बट हम्म, देन अगेन मेरे को लेक्चर्स में टाइम लगा देखने में, आई एग्री, बट देन मुझे पता है कि मैंने उनके साथ जो फर्स्ट रीडिंग्स और ग्रुप वन जो फर्स्ट रिवाइज हम्म, करके छोड़ा था, मुझे पता था कि मुश्किल है, बट इफ आई गिव इट माई ऑल मैं ये 1.5 महीने में जितना हो सके कर सकती हूँ, एटलीस्ट इतना दो कि मैं दोनों ग्रुप्स बहुत अच्छे से देखे क्लियर हो जाऊँ। तो हम्म। वो थॉट मेरा नहीं आया कि मैं ना दूं, मतलब तो दोनों। जितने भी बच्चे अभी हमें सुन रहे हैं, क्योंकि अभी भी बाय एंड लार्ज 3 महीने रह गए हैं, अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि रिवीजन करने के लिए मेरे पास कम समय रह गया, अटेम्प्ट छोड़ने की फीलिंग आ रही है, तो आपके सामने रिदम एक एग्जाम्पल है कि अगर 1.5 महीने पहले भी उनका सिलेबस खत्म हो रहा है, शी मैनेज टू रिवाइज इट एंड रिजल्ट आपके सामने है। मैंने जान के 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट पूछा कि आप 1.5 महीने की रिवीजन में भी अगर आपने पहले ढंग से क्लासेस देखी हैं, चीजों को समझा हुआ है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज वो 1.5 महीने की रिवीजन इफेक्टिव होनी चाहिए, वहां पर आपको डेफिनेटली। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। चलो वो आखिरी के 1.5 महीने पे आएंगे, एक बार आखिरी के 1.5 दिन पे भी आएंगे। पहले मैं कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें पूछ लेता हूँ, टैक्स स्पेसिफिक। पहले टैक्स की बात करेंगे, फिर साहिल सर आज इंटरव्यू हाँ पे आ जी। नहीं पाए तो लॉ की बातें भी मैं ही पूछूंगा आपसे। सबसे पहले टैक्स स्पेसिफिक कि टैक्स में सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रॉब्लम जो बच्चे बोलते हैं कि एक तो प्रोविजन बहुत सारे हैं, मतलब सिलेबस टैक्स का आप मानोगे किसी भी और सब्जेक्ट के सिलेबस से लगभग 1.5 गुना सिलेबस है, इंडिविजुअली आराम इनकम से। टैक्स और जीएसटी। तो टैक्स के प्रोविजंस को मेमोराइज या रिटेन कैसे किया आपने, लंबे समय तक रिटेन कैसे किया ताकि एग्जाम तक वो प्रोविजंस याद रहें? वही प्रोविजंस आई वुड से, एक तो मल्टीपल रिविजंस, दैट इज द ओनली थिंग कि रिटेन करने के लिए तो। और ओके। दूसरी बात वही कि जैसे, क्योंकि मैंने तो आपसे ही क्लासेस लिए तो मेरे को वही कि जैसे आप प्रोविजंस के पीछे का थोड़ा हमें बैकग्राउंड स्टोरी दे देते हैं, तो ठीक है रिवीजन चाहिए तुम्हें, पर तुम्हें वो एक उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता है तो तुम खुद, जैसे आप थोड़ा एक सिचुएशन बता देते हैं, बोलते हैं कि तुम खुद सोचो लॉ लॉ मेकर इस सिचुएशन में क्या क्या लॉ बनाता, तो दैट हेल्प्स अ लॉट टू जस्ट रिटेन द प्रोविजन, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका मेन पीछे बैकग्राउंड क्या है। एंड देन मल्टीपल रिविजन उसके साथ वो पूरा एड ऑन करके, आई डोंट थिंक इतना इशू रहता है एट द एंड फिर। तो एक चीज मैं सारे बच्चों को बता दूं, मैं आपने अगर मेरी पिछली वीडियो टैक्स वगैरह की नहीं देखी, एक सिंपल सी चीज है, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए, टैक्स हो लॉ हो कोई भी हो, दो तरीके होते हैं। एक, जब आप प्रोविजंस मगअप करने लग जाते हो कि इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये, अगर आप वो मगअप कर रहे हो, सूनर और लेटर आपके दिमाग के अंदर, जैसे रिदम ने बोला, फीफो बेसिस चलेगा, पुराने प्रोविजंस उड़ते चले जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप टैक्स के पीछे या उस प्रोविजन के पीछे की कहानी पढ़ोगे, वो अमेंडमेंट क्यों आई है, वो कहानी आपको जैसे मूवीज की कहानी याद रह जाती है, वो कहानी आपको याद रह जाती है, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। आज भी मुझे बहुत जगहों पे कहानियां याद हैं, मगर प्रोविजन कई बार आपको सेक्शन नंबर भूल जाता है, कहानी याद रखनी बहुत जरूरी है उसके पीछे की। अच्छा, दूसरी डेफिनेटली, बात, एब्सोल्युटली। मुझे ये साथ साथ ये बता दो, टैक्स के अंदर आपने बुक्स कौन सी रेफर करी थी? जो बुक्स हमने दी थी वो रेफर करी, आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, कहाँ कहाँ से आपने किन किन रिसोर्सेज को यूज किया था प्रिपरेशन करने के लिए? टैक्स के बारे में पूछता सर हूँ मैं। मैंने टैक्स में आईसीए मॉड्यूल नहीं खोला है, टैक्स एंड ओके। एफएमआर जनरली तो दो सब्जेक्ट्स में मैंने नहीं खोला। ओके। टैक्स में मैंने आपकी बुक्स ही रेफर करी है, मतलब
टू स्टडी द पहले प्रोविजंस एंड वो सब भी। एंड क्वेश्चंस में भी जैसे जीएसटी में भी हैव दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चंस भी मैंने कहीं और रेफर नहीं करे हैं। एंड ओके इनकम टैक्स में बिकॉज सिलेबस ही इतना है कि हर सब्जेक्ट के जितने आपके क्वेश्चंस हैं, ऑनेस्टली मैंने उसके अलावा क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं करे हैं, ओके बिकॉज ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है कि मेरे पास, और थोड़ा टाइम भी कंस्ट्रेंट था, लिमिटेड। तो मैंने बुक्स के अलावा कुछ भी रेफर नहीं किया। क्वेश्चन बैंक भी आपका, बुक्स भी आपके, नोट्स तो ओके आप क्लास में साथ में चलते ही थे ओके हमारे। ओके। तो तो वही सब। बाकी वैसे स्टूडेंट्स को बता दूं, हमने जो बुक्स बना रखी हैं, जो बुक्स मैंने दी है, दो बुक्स हम इनकम टैक्स की देते हैं, एक जीएसटी का क्वेश्चन बैंक और दो फ्लो चार्ट बुक। अब ये जो बुक्स बनाई है, ऐसा नहीं है कि इस बुक्स के अंदर मैंने कोई अपना ज्ञान पेल रखा है। बुक्स आर स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई स्टडी मैट ओनली। तो रिदम ने ऑनेस्टली बोल दिया, सर मैंने स्टडी मैट खोला ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी पहली क्लास के अंदर ही बोलता हूँ कि मैंने अपना हाँ जी। आईसीआई का स्टडी मेटल, उसकी सारी इलस्ट्रेशंस, सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। वी ऑल नो दैट सीए एग्जाम में आईसीआई स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड जाकर आप ज्ञान तो बहुत सारा प्राप्त कर सकते हो, बट मार्क्स के लिए आपको वही फॉलो मार्क्स। करना है। तो इवन इफ शी हैज फॉलोड आवर स्टडी मैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीआई का स्टडी मैट बेकार है, वो इनकॉर्पोरेटेड था ऑलरेडी। बस मैंने क्या किया हुआ है, वो सारे प्रोविजन टैबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में डाल दिए हैं, सो एज टू इंश्योर कि वो हम आखिरी में ढंग से रिवाइज कर सकें। अच्छा, क्वेश्चंस आपने साथ साथ ही बता दिए, मेरा अगला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, उसका आंसर आपने पहले दे दिया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में तो वैसे मैंने ए टू जेड सारे क्वेश्चन डाल ही रखे हैं, उसको करने के बाद आरटीपी एमटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकम टैक्स के लिए आपका बैच जो रिदम का था, उस समय मैंने आई थिंक आपको पास्ट ईयर का कंपाइलर शायद नहीं दिया था, एमसीक्यू का और पास्ट ईयर कंपाइलर नहीं दे हाँ पाया नहीं था। सर, बिकॉज मैंने टेक्निकली आपका 2021 वाला अर्ली बर्ड वाला बैच लिया हाँ था, हाँ बिकॉज हाँ, मैंने। तो अब इन दिनों मैं वैसे स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं अभी थोड़े दिन में एक एमसीक्यू और पास्ट ईयर का इनकम टैक्स का भी कंपाइलर सॉफ्ट कॉपी में लगा रहा हूं, उन बच्चों के लिए जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो बाय एंड लार्ज अगर बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर गुड इनफ, बट एक्स्ट्रा अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो थोड़े दिन में कंपाइलर आने वाला है। तो अब एक बार लॉ के लिए भी बात कर लेते हैं। लॉ में भी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बच्चों को देखता हूँ, फाउंडेशन लेवल पे भी और इंटर पे, कहते हैं लॉ समझ तो आ रहा है, मगर हमें ना लैंग्वेज याद नहीं हो पा रही, लैंग्वेज अब लिख नहीं पा रहे। तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर मेरे को भी शुरू में प्रॉब्लम आती थी, आई एग्री, यही कि वो लैंग्वेज नहीं याद होती, हम्म बिकॉज इट इज हम्म डिफिकल्ट एंड हमने आज हम्म तक नहीं हम्म लॉ सब्जेक्ट से इतना अलग से पढ़ा हम्म होता। तो हम्म ऑनेस्टली वही, अगर तुम जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी अगेन वही थोड़ा बार बार रिवाइज करने पड़ते हम्म हैं, तो हम्म जितना तुम बार बार उसको पढ़ते हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें वो लैंग्वेज याद हो जाती है, बट एटलीस्ट हम्म तुम्हें समझ आ जाता है कि उस लैंग्वेज में लिखना कैसे है। हम्म हम्म तो मेरे को तो दैट हेल्प कि मैंने जितनी बार भी लॉ पढ़ा है ना, मतलब एक पॉइंट पे मैं वो सेंटेंस पढ़ती थी, मुझे पता था कि ये किस लैंग्वेज में किस फॉर्म में लिखा हम्म हुआ है, मतलब हम्म कि हम्म नॉट ऐसे जो जिस लैंग्वेज में हम नॉर्मली बात करते हैं, हम्म बट वो लॉ हम्म। की लैंग्वेज आई थिंक एक पॉइंट बाद वो तुम्हारे दिमाग में घुसने लग जाती है। तो मतलब टैक्स हो या लॉ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट मोर बेनिफिशियल कि आप वो की वर्ड्स सिर्फ याद कर लो और उसे अपने लैंग्वेज में लिखो, या वो जो लैंग्वेज बुक की आप वो याद करने की कोशिश करते हो उसको? सर वो तो हो मेरे से तो नहीं होती है कि पूरी पूरी लैंग्वेज याद कर पॉसिबल भी लो, नहीं है अगेन वैसे। वही हाँ जी। सारे सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स इज द मेन की तुम्हारी पूरे उसका ही, क्योंकि कि बहुत सारे बच्चे कीवर्ड्स ना ही मुझे याद करने जीएसटी में पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे अभी भी करंटली मेरा जीएसटी का बैच चल रहा है, लगभग 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं। तो कल दो बच्चे मेरे पास आए कि सर मजा बहुत आ रहा है पढ़ने में, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मगर एक डाउट है। मैंने कहा बताओ डाउट क्या है? वो कह रहे सर याद क्या करना है इसको, मतलब क्या याद करें इसके अंदर। अब वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ना 12th क्लास तक कहीं ना कहीं एक माइंड फिगर कर दिया जाता है बिजनेस स्टडीज के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, कि ये लैंग्वेज एनसीईआरटी की लैंग्वेज याद करो, उससे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों को लगता है कि ये बता दो, मार्क करा दो इंपॉर्टेंट एरिया, ये लर्न क्या करना है। टैक्स और लॉ या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, मैं ऑडिट और ये सेशन भी बोलूंगा, वो ऐसे है ही नहीं कि आप उसको याद कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली 8 पेपर याद करने पॉसिबल ही नहीं है। सो इम्पॉसिबल है। मतलब द ओनली थिंग यू कैन डू इज कीवर्ड्स याद कर लो, मतलब जो चीज लॉ में वर्ड यूज करी है, मान लो टैक्स में एक चीज लिखी है उन्होंने, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, कोर्स एंड हम्म। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो वर्ड तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, बट आगे पीछे कनेक्टर्स तो अपनी लैंग्वेज में ही मेरे हिसाब से यूज करने पड़ते हैं। और हाँ, एब्सोल्युटली। लॉ का भी एक बार बता दो, लॉ के अंदर भी कौन सी बुक्स रेफर करी थी? स्टडी मेट किया था, साहिल सर ने जो बुक्स दे रखी हैं वो रेफर करी थी? सर लॉ में भी वही साहिल सर, अगेन वही, जैसे साहिल सर के बुक्स में भी है तो एट द एंड ऑफ द डे आईसीआई मॉड्यूल का ही मॉड्यूल कंटेंट। लिया, हाँ जी। तो बुक्स वही, लॉ में क्वेश्चंस वगैरह थोड़े बहुत इधर उधर से आ जाते थे, जैसे मॉड्यूल में से देख लिए। अगेन साहिल सर की बुक्स में भी वैसे चैप्टर के साथ साथ में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, विच इज हम्म वेरी हेल्पफुल।
पर लॉ में से रैंडमली आरटीपीज एमटीपीज और ये सब के क्वेश्चंस मैंने एक बार नजर मारे थे पास्ट फ्यू इयर्स के। ओके, टैक्स का आरटीपी एमटीपी किया था जो मतलब आपके रेलेवेंट अटेम्प्ट का था मई 22 का? सर हाँ, मेरे वाले अटेम्प्ट का तो आई डिड, उससे पहले के हम्म, मैंने कोई नहीं देख पाई थी टैक्स के तो। ओके ओके ओके। अब आते हैं कि रिविजन्स कितनी करी थी, नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी करी थी? सर टैक्स में तो रिविजन आई वुड से बहुत हो गई थी, बिकॉज पहले जीएसटी कंप्लीट हुआ तो वो पूरा रिवाइज करके छोड़ा, फिर हम्म इनकम टैक्स कंप्लीट हुआ तो फिर जीएसटी और इनकम टैक्स पूरा रिवाइज करके वो ग्रुप हम्म 1 जब छोड़ा था। हम्म फिर ग्रुप 2 के बाद जब दोबारा रिवीजन करने को आए थे तब मेरे पास, एज आई हम्म ऑलरेडी मेंशन, कि बहुत हम्म लिमिटेड टाइम था। तो हम्म। उसमें मेरे को नहीं लगता मैंने 2 रिविजन्स भी पूरी करी, अच्छा, क्योंकि ग्रुप बहुत ही टू में? कम टाइम था। हाँ, पर देन वही ना कि आई वुड से कि मेरे, क्योंकि एक्सपीरियंस ये रहा है कि तुम्हारे रिवीजन के, जैसे मेरे पास टाइम कम था, मेरे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ये एग्री, शायद मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली रिवाइज मोर। हम्म बट अगर किसी के पास कम टाइम है तो तुम जो रिवीजन कर रहे हो उसकी क्वालिटी शुड बी एकदम हम्म टॉप नॉच, बिकॉज हम्म। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहा है मेरा तो। तो ये तो मतलब मैं हमेशा अपने डायलॉग मारता हूँ, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रिविजन्स, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिविजन्स। मैं खुद आपको बताऊं, डेफिनेटली। मैंने जब अपने समय में तैयारी करी थी, मैं, आप तो फिर भी कह रहे हो आपने 3 रिवीजन कर ली, मैं 2 रिवीजन से ऊपर नहीं कर पाया था अपने समय में, चाहे सीए फाइनल हो चाहे सीए इंटर हो। और मैं दोनों जगह, मतलब सीए इंटर सीए सीपीटी दोनों जगह रैंक ले पाया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था यार लोग 4 रिवीजन कर कैसे लेते हैं, मतलब टाइम कहाँ से लाते हैं इतना। सर मेरी भी सिर्फ टैक्स में इतनी हो गई थी क्योंकि जीएसटी और वो दो डिस्टिंक्ट हाँ थे। लॉ में वही एक हुई पहले जब ग्रुप 1 छोड़ा, हाँ एंड देन हाँ। एक बाद में जब दोबारा करा। हम्म। बाकी सब सब्जेक्ट्स में मेरी 2 ही हुई हैं। हम्म। तो अच्छा, साथ साथ में ये कह रहा था, एक ये चीज थी, रिवीजन करना किसको बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत मतलब एक वो चलता है। मैंने देखा आजकल, एक तो होता है ट्रेडिशनल रिवीजन करना, कि भाई हमारी क्लासेस खत्म हो गई, टीचर ने ज्ञान दे दिया सारा, अब हम किताब खोल के खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी। एक है कि आप मैराथन्स, आजकल मतलब मैं भी मैराथन बनाता हूँ, मैराथन्स फ्लो चार्ट्स, तो आपने जो रिवीजन करी, मतलब आपने मान लो 4 रिवीजन करी या 2 रिवीजन करी जिस भी, तो कौन सी रिवीजन में सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, कौन से में मैराथन्स की हेल्प ली, कौन से में फ्लो चार्ट्स की हेल्प ली, एक बार ये डिटेल में बताओ। डेफिनेटली सर, मेरी जो फर्स्ट रिवीजन रही थी टैक्स और लॉ दोनों की ही, जो हम्म मैंने तभी करी थी ग्रुप 1 के हम्म बाद, वो हम्म। मैंने खुद अपनी बुक से खुद कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से रिवीजन करी थी खुद से पढ़ ओके, के, क्योंकि सेल्फ तब स्टडी में। क्लासेस बहुत ही ताजा ताजा ली हुई थी। सब हम्म कॉन्सेप्ट दिमाग में थे एकदम हम्म डिटेल्ड, और वो बुक से हम्म खुद पढ़ने का हम्म एक अलग टाइप ऑफ रिवीजन होता है, विच इज हम्म डेफिनेटली आई वुड से बेटर। हम्म। बट देन अगेन इट टेक्स थोड़ा ज्यादा टाइम। बात सही है। तो फिर उसके बाद जब सेकेंड रिवीजन आए तब हम्म मैंने आपके मैराथन्स रेफर करे थे, एंड फ्लो चार्ट्स हेल्प्ड, मतलब इतनी बिग हेल्प वो तो सर कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि हम्म आप अपने मैराथन्स में भी फ्लो चार्ट रेफर करते हैं, and हमारे पास भी हम्म सामने से वो फ्लो चार्ट्स होते हैं। हम्म। तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो मेरी सेकेंड रिवीजन में आई रेफर्ड मैराथन्स एंड फ्लो चार्ट्स। ओके, एंड इसी के साथ साथ कनेक्टेड क्वेश्चन, लास्ट 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम वहां पर क्या स्ट्रेटेजी रहती है? सर उसमें बेसिकली मैंने मैराथन नहीं देखे थे लास्ट 1.5 डे में, बिकॉज एक मैराथन खुद इन इटसेल्फ बहुत बड़ा होता है। तब हम्म मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट से पढ़ा था, बट पढ़ा खुद से था, नॉट हम्म। मैराथन से। ओके। बस टैक्स में क्योंकि एक 1.5 डे भी बहुत ही कम पड़ता है, हम्म तो टैक्स में एक पॉइंट पे आके सिलेबस नहीं, मतलब आई हैड लाइक दिस ब्रेकडाउन कि नहीं पूरा रिवाइज हो पाएगा 1.5 दिन में, हम्म मैं एक सेकंड भी शायद ना सोऊं तो भी ना कर पाऊं। पर हम्म फिर उसमें मेरे जो लास्ट में एक दो चैप्टर्स आके रह गए थे, मेरे दिमाग हम्म में कुछ और इनपुट लेना बंद हो गया था। उसकी हम्म। फिर मैंने वो 2 चैप्टर्स की आपकी मैराथन देख ली थी कि अच्छा। मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि चलो मैंने कैसे जैसे तैसे वो चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। तो इसमें ऐड ऑन करके मैं एक चीज बच्चों को बोलूं कि नो डाउट दैट आजकल जो आप सारे स्टूडेंट्स हो, आपको यूट्यूब की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ने के लिए मिल गए हैं, मैराथन्स हो गए हैं, मतलब मैं खुद 40 घंटे का मैराथन बनाता हूँ, 20 घंटे का मैराथन इनकम टैक्स, 20 घंटे का जीएसटी का। ये सब आज से 5 साल पहले नहीं हुआ करता था। मगर मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन बच्चों से ये रहती है, जो बच्चे पहले क्लासेस देते हैं उसके बाद सिर्फ मैराथन देखते हैं और आखिरी दिन फिर से मैराथन देख के एग्जाम में चले जाते हैं, मतलब वो जो ट्रेडिशनल होता है ना, स्टडी मैट, मतलब खुद पढ़ना, खुद सेल्फ स्टडी करना, वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मुझे ना इवेपोरेट होता दिख रहा है आज की डेट में। तो मेरी वेरी ट्रू। रिक्वेस्ट है उन सारे बच्चों से जो भी देख रहे हैं, भाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारी तरफ से आपको इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फ्लो चार्ट्स मिल रहे हैं, आपको मैराथन्स मिल रहे हैं,
वो आपकी लास्ट डे प्रिपरेशन में सेकंड, मतलब वो बिल्कुल अक्टूबर का महीना आ जाएगा ना जब, उसकी रिवीजन के लिए। बट आप उन्हीं को अपना सिलेबस मत मान लो, आपको अपनी किताब के साथ समय बिताना पड़ेगा, और वो अपनी इनिशियल रिवीजन के साथ बिताना पड़ेगा। आप आखिरी 1.5 दिन में कहोगे आप अपनी किताब पढ़ोगे, पॉसिबल नहीं है। आखिरी नॉट 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। उस समय मैराथन्स और उस समय फ्लो चार्ट ही काम आएंगे। बट सेल्फ स्टडी पे किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करो। कोई भी टीचर जितना बड़ा मर्जी मैराथन बनाकर आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकता। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, इसलिए मैंने रिदम से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वो फ्लो चार्ट्स और मैराथन लास्ट में हेल्प कर रहे थे या स्टार्टिंग में हेल्प कर रहे थे। आ, चलो एक चीज और पूछते हैं आपसे, टेस्ट के बारे में बताओ। टेस्ट कहाँ कहाँ से दिए, कितने दिए, कैसे कैसे दिए। सर टेस्ट में वही, मैंने कोई अलग से कहीं से ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करा। वही ओके। जहां से तुम लेक्चर्स लेते हो, आजकल ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट या फैकल्टी तुम्हें टेस्ट देते हैं लास्ट में। जैसे आप लोगों का भी सेम वही रहता है। तो हम्म। टेस्ट मैंने वहीं से लिए, और जो जहां से भी मैंने क्लासेस ली थी वहीं से साथ में टेस्ट मैंने दिए थे। कहीं कुछ अलग से परचेज नहीं, और ऐसे मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा न्यूमरस टेस्ट भी नहीं दिए हैं। ओके। मतलब ठीक ठाक दूसरी ऐसे चीज बस टेस्ट टेस्ट थी, दिए। टेस्ट आपने फुल सिलेबस टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया या टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया। सर वही, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी था, तो आई वुड हैव डेफिनेटली, मतलब आई ट्राई टू मेक ऐसे चंक्स ऑफ चैप्टर्स, ऐसे दो दो तीन तीन करके। जैसे इनकम हम्म। टैक्स में तो चलो पूरे हेड्स ही रह जाते हैं, तो वही हम्म। दो हेड्स चंक करके या जैसे भी हम्म। करके चंक ऑफ चैप्टर्स का दे दिया। हम्म। पर बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब इन टोटल पूरे सिलेबस को मैक्स टू मैक्स आई वुड से 2 से 3 उसमें डिवाइड करके, एंड देन एक फुल हम्म। सिलेबस तो आई वुड डेफिनेटली से देना बनता है। बिकॉज वो हम्म। टाइम भी मैनेज का हम्म। थोड़ा पता लग जाता है, 3 घंटे में हो भी पा हम्म। रहा है कि नहीं। अच्छा, एक आंसर सच्ची सच्ची बताना है आपको। मैं हम्म। अपनी क्लास में इनकम टैक्स में हर वीक में 3 3 क्लास टेस्ट लेता हूँ। अब फेस टू फेस वालों को तो सामने बिठाकर जबरदस्ती देता हूँ, उनका मन करे या ना करे। आप क्योंकि जीडी स्टूडेंट थे, ऑनलाइन। तो ईमानदारी से खुद देते थे टेस्ट या नहीं देते थे। नहीं सर, ये तो जेन्युइनली, क्योंकि वो बहुत ही छोटे टेस्ट होते थे ना एक हम्म। तो उनको देने में ऐसे नहीं लगता था कि अरे मेरे 2 घंटे चले जाएंगे। जो हम्म। आपने टेस्ट लिए मेरे पास पढ़े हैं ऐसे अभी तक कुछ 30 से पता नहीं जितने भी टेस्ट है वो हम्म। तो सब मैंने एक एक ईच टेस्ट दिया है आफ्टर सारे एवरी दिए थे। लेक्चर जैसे। यस सर, डेफिनेटली। ओके। शायद सिर्फ एक लास्ट का था जो मैंने नहीं दिया होगा, वो भी फिर ओके। मैंने रिविजन करते हुए दे लिया था। एंड ओके। उसमें वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रख लो जो तुम्हें ही आगे काम आएंगे इवेंचुअली। और वो तो उसके मैंने बाद दिए। एक तो हो गया क्लास के साथ साथ टेस्ट, एक हम लास्ट में टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं जहां पर आई थिंक बाय एंड लार्ज मैंने इस बार 12 टेस्ट लिए थे। तो वो यस 12 सर। टेस्ट दिए थे, एक भी नहीं दिया था, या फिर फुल सिलेबस टेस्ट दिया था। सर उसमें से तो मैं सिर्फ 2 3 के मैक्स 4 ही शायद मैं टेस्ट दे पाई थी, बिकॉज देन अगेन वही टाइम। ओके। चलो, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, मेरा हमेशा ज्यादा फोकस रहता है बच्चे ना लास्ट में टेस्ट के लिए मतलब पोस्टपोन कर देते हैं, लास्ट में देंगे। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्लास में साथ साथ वो 30 टेस्ट लेना होता है जो मैं हर रोज रहता हूँ, 30 टेस्ट लेता हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है जब आप पढ़ रहे हो ना, अगर साथ साथ ही आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो छोटे से, मेरे हिसाब से वो ज्यादा हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को पक्का करने में, यस रादर देन डेफिनेटली। कि पूरा सिलेबस करेंगे और लास्ट में जाकर हम मतलब एक सपना देख रहे हैं कि फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। वो भी देना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, बट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। क्लास टेस्ट आपने दिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार मैं बच्चों से बात करता हूँ, फ्रेंकली पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आप टेस्ट देते तो हो, बट हमने कभी आज तक नहीं दिए। तो ये नहीं सबसे बड़ी सर, वो तो दिक्कत मैंने है जीडी में, और हमारा कंट्रोल नहीं रहता बच्चों पे कि वो दिए। दे रहे हैं नहीं, वो टोटली ऑनेस्टी पे वो आ जाता है फिर। चलिए, और मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं। ये मैराथन सेल्फ स्टडी पूछ लिया मैंने, ये पूछ लिया। हाँ जी, लास्ट के दिन में मैंने आपको बोला कि आपने ये तो बताया कि आखिरी 1.5 महीने के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा थी, बट उस टेंशन को डेफिनेटली। मैनेज करने के लिए क्या किया। मतलब अगर जब ऐसा लगता था, फीलिंग आती थी कि कहाँ फंस गए यार, बहुत ग्रुप में एक ग्रुप दे देते हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज किया। सर ऑनेस्टली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सबको इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। कुछ हम्म। और करने का टाइम नहीं होता पूरा दिन पढ़ाई के अलावा। हम्म। हम्म। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा हम्म। बिगेस्ट मोटिवेटर या जो भी कुछ कह लो, सपोर्ट हैज बीन माय मदर थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस। ओके। ओके। तो मेरा ब्रेक लेने का भी कभी कुछ होता था ऐसे 10 मिनट, मतलब मुझे पढ़ाई से जाना है तो हम्म। मतलब आई यूज टू हम्म। स्टडी इन माई सेपरेट रूम। हम्म। तो 10 मिनट आई यूज टू गो इन माई मम्माज रूम एंड जस्ट सिट विद हर इन। मतलब हम्म। उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता था कि मैं हम्म। क्या, आई जस्ट कीप हम्म। ब्लैबरिंग ऑन अबाउट टैक्स का, ये चल रहा है वो हम्म। चल रहा है। बट हम्म। वो भी बस कान खोल के सुन लेती थी कि चलो ठीक है वो बोल रही है उसको बोलने दो।
तो मेरा तो ऑनेस्टली बस उनको बोल के थोड़ा आई वुड से आई फेल्ट बेटर, एंड देन ओके। एग्जाम के 15 दिन में अगेन शी वाज देयर, तो मेरे को तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। नो डाउट पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो, मतलब हम अक्सर ऐसा तो करते हैं, हम जो बच्चा रैंक लाया उसको तो इंटरव्यू करते हैं, बट मुझे लगता है हमें उनसे भी ज्यादा ना पेरेंट्स को इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी मेहनत है डेफिनेटली साथ सर, साथ उतनी मेहनत उनकी भी चल रही होती है साथ साथ। विदाउट चलो ये तो सारे क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछे थे, अब वो तो मैंने कवर अप कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन मेरे हैं। एक जो मेरी बहुत बड़ी समस्या आज तक है, एक ना नींद से बहुत बड़ी लड़ाई चलती है, स्टूडेंट लाइफ में भी, आफ्टर स्टूडेंट लाइफ में भी। तो आखिरी के दिनों में ये जो स्लीप साइकिल मेंटेन करना है, ये कैसे मेंटेन करी? रात को लेट पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठते थे, कैसे करते थे? सर। मेरा तो आई एम वैसे थोड़ा रात को लेट पढ़ने वाला किड, सुबह जल्दी उठने वाला मुझसे नहीं हो पाता है। अच्छा। तो बट आई एग्री कि बिल्कुल, मतलब जब वो 1.5 महीना भी था ना मेरा, हम्म। उसमें बिकॉज आई एग्री कि मैंने और कुछ नहीं किया, पढ़ाई खाना पीना सोने के हम्म। अलावा, बट देन हम्म। उसमें आई टुक माई एटलीस्ट 7-8 आवर्स की स्लीप। कि ओके। अगर मैं रात को आई यूज टू स्लीप प्रॉबेबली अराउंड लाइक, हाँ 3 बजे मेरा होता था कि हम्म। बुक्स बंद कर हम्म। देनी है, तो हम्म। देन मैं सुबह 10-11 बजे से पहले नहीं उठी हूँ किसी भी दिन, मुझे नहीं ओके। लगता। ओके। बट ऑन दी अदर हैंड जो वो 15 दिन है, हम्म। उसमें तो एकदम स्लीप डेप्रिवेशन एट इट्स पीक था, मतलब हम्म। बिल्कुल मुश्किल से शायद 2-2 घंटे, तब एक्सट्रीमली कॉफी और ये सब, विच आखिरी के वाज दिनों अ में। लॉट, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट इज नॉट हेल्दी या जो भी। हम्म। बट बिकॉज वही वी हैव जस्ट दैट 1.5 डे टू रिवाइज हम्म। सच अ हम्म। वास्ट सब्जेक्ट या कोई भी, हम्म। हम्म। तो उसमें नींद आती ही नहीं है पर्सनली, तुम लेट जाओ बेड पर जाके, यू कैन नॉट स्लीप। हाँ बिल्कुल, सेम मेरे साथ भी सेम हुआ था बिल्कुल। अच्छा, तो लास्ट चीज वही। मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने आपसे रिजल्ट वाले दिन बात करी थी, और आपने मुझे रिजल्ट वाले दिन, मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था आप कहाँ से हो, और आपने हाँ मुझे जी एक सर। जगह बताई थी राजस्थान में, हनुमानगढ़ आई थिंक आपने बोला था, हनुमानगढ़, हाँ। हरियाणा में सिरसा के पास है आपने बोला था। तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा, पानीपत से आता हूँ, और जितने भी स्मॉल टाउन वाले लोग दिल्ली आते हैं, अब मतलब आते हैं, तो एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो जाती है, और उसका वन ऑफ द मेन रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल होती है। मैंने आपसे यस। फोन पे बात करी, मैं आपको फेस टू फेस पहली बार आज ही देख रहा हूँ वीडियो चैट के अंदर, बट मुझे फोन पे पता लग गया आपकी कम्युनिकेशन से। मैंने आपका फोन रखने का सीमा मैम को बोला कि इस लड़की की कम्युनिकेशन स्किल बहुत धाकड़ है, ये चाहे जॉब में जाए, चाहे प्रैक्टिस में जाए, चाहे टीचिंग में जाए, ये कुछ कमाल करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, स्मॉल सिटी में रहकर भी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी कैसे रखी? क्योंकि बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है, खासकर जो नॉन मेट्रो वाले हैं। इसके ऊपर कोई टिप्स बच्चों को देना चाहोगे तो? सर वही, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डेवलप इन लाइक 10-15 दिन या कुछ भी। वही हम्म। स्कूलिंग टाइम से थोड़ा रहा है, जैसे आई वाज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल इवन दो फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो जैसे ओके। इंग्लिश का भी थोड़ा, बच्चे थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं बिल्कुल उस चीज को बिल्कुल लेके। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे टीचर से भी हैड टू टॉक इन इंग्लिश बिकॉज जैसे मेनी ऑफ देम डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, तो हम्म। इंग्लिश का वो थोड़ा वहां से डेवलप हुआ। हम्म। प्लस देन मेरा सिंस कॉलेज आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो मेरा हम्म। कॉलेज का भी मतलब आई वाज इन दिल्ली ओके। उससे पहले से ही दिल्ली आ अपने गए सीए थे पहले। फाउंडेशन ओके। से। तो कॉलेज में इन एवरी वे मतलब आई हैव बिन थोड़ा आउटस्पोकन एंड आउटगोइंग शुरू से ही। तो वही है कि मतलब इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश या कुछ भी, दैट इज नॉट द हम्म। क्राइटेरिया व्हिच डिसाइड्स कि तुम्हारे बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स या तुम्हारे इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। यू हम्म। कैन स्टिल बी अ गुड स्पीकर इवन इफ यू नॉट गुड एट अ सर्टेन लैंग्वेज। तो यू जस्ट वही हैव टू बी दैट, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर। आई स्टिल गेट नर्वस व्हेनेवर आई हैव टू गो समवेयर ऑन अ स्टेज या स्पीक, बट देन हम्म। यू जस्ट डोंट हैव टू शो दैट टू एवरीवन। या बात बिल्कुल सही है। चलो बहुत अच्छा लगा रिदम आपसे बात कर कर। मैं बता दूं, रिदम का आईटीटी का आज वो आखिरी एग्जाम है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे रिदम का। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए रिदम, और आगे कभी फ्यूचर में कोई और डाउट्स आएंगे हमारे बच्चों के, अगर और कोई कॉन्वर्सेशन करनी होगी तो आपको फिर से जरूर परेशान करेंगे। उम्मीद है आप अपना एब्सोल्युटली टाइम सर, जरूर अरे जरूर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आगे, फिर कभी किसी और दिन बात करते हैं। टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो हमारा इंटरव्यू था रिदम के साथ। होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूं, हमारे जो मई 2023 के लिए फ्रेश बैचेस हैं सी इंटर के लिए, वो अर्ली बैच वो स्टार्ट हो चुका है, और रिजल्ट के बाद अगस्त सेकंड वीक से हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। टैक्सेशन, लॉ, कॉस्ट और हमारा अकाउंटेंसी ग्रुप 1 की सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप उन क्लासेस को, उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर ड्रॉप कर दिया है, आप उस नंबर पे कॉल करके हमारे स्टाफ से सारी डिटेल पता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई डाउट, कोई इश्यू डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर मुझे मैसेज करके
डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।